हाँ ऐसा ही है, एग्जीबिशन में गया होगा है ना, ऐसे में जो हो रही है। करो बेटा, देखो देखो बेटा ध्यान से इधर देखो, मैंने क्या कहा, मैंने दो कंडीशंस लिखवाई। कंडीशंस क्या कहा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास भेजूंगा। पहली कंडीशन मैंने ये कहा कि लेफ्ट वाले का नाम लिखेंगे, राइट वाले का नाम लिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के पास सेंड करूंगा और विद नेम पूरा क्लियर करके करूंगा। कहीं कोई दिक्कत होगी फिर मुझे आप पूछेंगे कि आखिर इसमें ऐसे। पहले इसका नाम, फिर इसका मैंने क्या कहा कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट यानी कॉम्प्लेक्स स्फीयर अगर एनाइनिक है तो मेटल के एंड में 8 लगा। जैसे मान लीजिए वैसे तो आयरन होता है, फेरस होता है, लेकिन फेरस की जगह अस हटाया, वहां 8 लगा, फिर 8 कर दिया, फेरस का फिर 8 कर दिया। और ये आपका अर्जेंटेट होता है, अर्जेंटम होता है सिल्वर में, अर्जेंटियम अर्जेंटम कहते हैं। अर्जेंटम का अम हटाया, 8 लगा, अर्जेंटेट। वैसा नाम लिखते सिंपल तो सिल्वर लिखते। फिर यहाँ आपका क्रोमियम है, क्रोमियम का ईएम हटाया, 8 लगा। अच्छा होता है ना ईएम, ओ 8 इस टाइप, तो ओ 8 लगाना। यहाँ फिरेश, फिर क्रोमेट, ऐसे बहुत आपका निकलेट, निकल होता तो निकलेट, कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट है ना, वहाँ कोबाल्टेट हो जाता, निकलेट हो जाता। तो इस टाइप से आपको, और जब आपको विद यानी सोल्ड एग्जाम्पल मिलेंगे सारे, उनको एक बार रिपीट ही तो करना। और उसके बाद मैं जब भेजूंगा आप लोगों के पास तो उसमें रूल सारे भेज दूंगा। उसमें सारे जो लाइजेंड्स हैं सब सारे लाइजेंड्स हैं 5 पेज में। अब यही तो गड़बड़ होगी ना कि 4 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश करना, और सेंटर पर कराता हूँ 15 दिन में ना, पूरे 15 दिन लगाता हूँ इसमें मैं। कहाँ 15 डेज और कहाँ 4 लेक्चर, होता है ना, ऐसा संभव नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ा सा जो रूल रेगुलेशंस होंगे उन्हें हमारे ग्रुप में डाल देंगे। और ये ऐसा होगा तो आगे लिखो दूसरा, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ दूसरा हेडिंग बेटा, 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताए ना। ये पहला टाइप हुआ अभी। दूसरा टाइप है बेटा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कंटेनिंग कैटायनिक, CATIONIC, कैटायनिक, कैटायन से बना कैटायनिक है ना। कैटायन में CATION में IC लगा दो लास्ट में, कैटायनिक है ना। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर, स्फीयर की जगह आप पोर्शन भी लिख सकते हो, भाग जिसे कहते हैं, स्फीयर भी भाग होता है और पोर्शन भी पार्ट यानी भाग को कहते हैं। कॉम्प्लेक्स स्फीयर, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर, जिसमें कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैसा होगा, कैटायनिक होगा, धनात्मक, बिल्कुल धनात्मक है ना। पहला नाम हुआ आपका CO, एग्जाम्पल में लिखो देखो, CON3, CON3, NH3 होल 5, NH3 होल 5। पूरे चैप्टर के मंडे में मैं नोट सेंड कर दूंगा बेटा, यहाँ पूरे चैप्टर के मंडे में नोट्स आपको मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स फोटो स्टेट कराते रहना, सर के पास ही छोड़ते रहना, और उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी बात ये, कोऑर्डिनेशन स्फीयर विद थ्योरी और 50 क्वेश्चंस के, उसके बाहर नहीं कुछ भी उठाना तुम्हें, बिल्कुल बस। क्या लोग, एग्जाम्पल हुआ बेटा ये SO4, SO4, बताओ बेटा नाम बताओ इन बस क्या होना चाहिए बेटा। पहले किसका नाम लिखोगे, पहले लिखोगे लेफ्ट साइड वाले का नाम, फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड का। लेफ्ट साइड में अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर है तो लेफ्ट साइड में पहले नाम किसका लिखेंगे, लाइगेंस का। फिर लिखेंगे मेटल का, यहाँ मेटल का नाम एज इट इज रहेगा। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्फीयर में है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर आपका पॉजिटिव है यानी धनायनिक है। अगर धनात्मक है आपका
स्फीयर तो मेटल का नाम एज इट इज, जो का क्यों रखेंगे। सिर्फ एक बात याद रखनी, मेटल के नाम के एंड में 8 कब जुड़ेगा, अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर आपका एनायनिक यानी ऋणात्मक है, ऋणात्मक है अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर, तब याद करेंगे। तो एक ये जो आपका N3 नेगेटिव, सारे आज आप लोगों को घर बैठ के, आज मैं आप लोगों के पास केवल लाइगेंड्स के बारे में भेजूंगा पूरा, तो लाइगेंड्स पढ़ने हैं सारे। कैटाइनिक लाइगेंड्स का नाम कैसे रखेंगे, एनाइनिक लाइगेंड्स का नाम कैसे रखोगे, न्यूट्रल लाइगेंड्स का नाम कैसे रखोगे, 3 पेज लाइगेंड्स लाइगेंड्स पे लिखे हुए हैं, वो करना है आपको, ठीक है। जैसा एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट को कहते हैं शायद हिंदी में दीवदंती, कुछ इस टाइप से कहते हैं, दीवदंती। एम्बीडेंटेट, तो एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स क्या होता है बेटा, बताइए एक बार। AMBIDENTE, एम्बीडेंटेट, TATE, सॉरी, एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स क्या होता है बेटा, जिसमें वो तो चिलेटिंग लाइगेंड्स हो जाएगा। जिस लाइगेंड्स के पास 2 डोनर एटम होते हैं, that ligands which having 2 donor atom known as ambidentate ligands। ambidentate ligands उसे कहते हैं जिसके पास 2 डोनर एटम होंगे। C ट्रिपल बॉन्ड Na, इसके पास ये और इसके पास ये, इसका C भी डोनेट कर सकता है पेयर, N भी, लेकिन एक टाइम में, एट अ टाइम ओनली 1 एटम कैन बी डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक एटम्स एक टाइम में एक ही डोनेट कर सकता है, दोनों के पास है। ये नहीं कि इधर से डोनेट करेगा ये इधर से डोनेट करेगा, नहीं, एक टाइम में एक ही डोनेट कर सकता है। अगर सी डोनेट करेगा देखो, तो यहां बन जाएगा FeCN होल 6, FeCN होल 6 K4, चलो मैं लगा रहा K4, अगर ये डोनेट कर रहा है इसको, अगर N डोनेट कर रहा है, तो फिर क्या कह रहा हूं, K4 FeNC होल 6, नाम क्या हो जाएगा दोनों के अलग अलग। एक बार में CN का C अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है आयरन को, और दूसरे बार में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है आयरन को। तो एक आपका ये बना आपका पोटेशियम हेक्सासाइनो, ये आइसोसाइनो। NC क्या होता है, आइसोसाइनो। CN क्या होता है, साइनो। एक साइनो है तो एक आइसोसाइनो, ये आइसोसाइनो है, ये साइन। So 2 donor atoms है, that ligands which having 2 different donor atoms, 2 different donor atom, and 1 atom can donate a pair of electrons at a time, एक समय में एक ही एटम अपना पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। और एम्बिडेंटेट का कोई और एग्जांपल अगर याद हो, SCN, NO2, NO2 भी है, ये N भी अपना पेयर डोनेट कर सकता है, ये O भी कर सकता है। SCN, SCN, S के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, S भी डोनेट कर सकता है, N भी डोनेट कर सकता है। यानी जिस लाइगेंड्स के पास 2 डिफरेंट डोनर एटम होंगे, एक लाइन में इतनी सी बात याद रखनी है, जिस लाइगेंड्स के पास 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होंगे, वो आपका एम्बीडेंटेट द्विदंती, खुद ही द्विदंती, जिसके 2 दांत होंगे, यानी 2 मुखा बोलते हैं वैसे तो, 2 मुखा यानी सांप होता है जैसा कहते हैं तू, यानी दोनों तरफ मुंह है, माउथ है जिसको, उसे कहते हैं कि वो सांप ऐसा है दोनों तरफ का है। आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, बहुत लंबा टाइम लगा दिया, आओ जल्दी आओ भाई यार, ये थोड़ा मैंने कहा था, ये ध्यान रखना देखो। बाद में खाएंगे, पहले पढ़ेंगे, पहले 1.5 घंटा पढ़ो मत, है ना। नहीं कहा, यही बहुत दूर चले गए थे, घंटा घर चले गए, तो घंटा घर चले गए। देखो बेटा, ध्यान से पढ़ो आप लोग, सीधी सी बात है, ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास आज पैसे लेकिन आज फर्स्ट टाइम है इसलिए तुम दोनों लाए हो, लेकिन नहीं लाना, पैसे मेरे से लेकर जाएंगे अपने नाम के भी, क्योंकि मैं जब अपने यहाँ सेंटर पर टेस्ट रखता हूँ ना, तो पता टेस्ट क्या करता हूँ मैं, टेस्ट में 25 में से 20 नंबर लाओ, सबकी दावत, ये मेरे यहाँ कंडीशन रहती है। 45 का जैसा टेस्ट है, अब शनिवार में टेस्ट होगा, तो मैं पहले ही कह देता हूँ 180 मार्क्स का टेस्ट होता है बार मेरे यहाँ नीट का, तो मैं कहता हूँ अब की बार अगर किसी के सिंगल स्टूडेंट्स के भी 150 नंबर या 155 या 160 हो, तो पेपर के हिसाब से कंडीशन लगाता हूँ, अगर इतने मार्क्स किसी एक सिंगल स्टूडेंट्स के भी आ गए,
तो सबकी दावत होगी। तो अब तक इस ईयर में मैंने सिर्फ एक बार दावत दी। दूसरी बार मैं क्या कहता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मेरा होता है कि तुम मुझे अटकाओ और दावत पाओ, तुम मुझे अटकाओ और दावत पाओ। दो है मेरे तरीके दावत लेने के। बस एक तो जो मैंने टेस्ट बनाया, उस टेस्ट में इतने मार्क्स पे पार्टी है सबकी, 27 बच्चे हैं, 27 के 27 की पार्टी होती है। अगर किसी एक के भी आगे तो बस वो ज्यादा पता है क्या पसंद करते हैं आजकल के बच्चे, पिज्जा बर्गर बस ये, और वो बहुत सस्ता पड़ता है ना, है ना भाई। पिज्जा बर्गर की दावत तो बहुत सस्ती है ना, नहीं तो अगर कुछ और दूसरी लग जाके है ना, खा भाई मिठाई विठाई बहुत महंगी है आजकल, 5 स्टार वाले की है ना, हैं? सही खाते हैं आजकल, आजकल तो पिज्जा बर्गर ये सब चलता है। चलो खैर ध्यान दो ये मैं सब आपको सेंड करूंगा। मेरा बीच में बताने का मकसद यही था, मैंने चिलेटिंग लाइगेंड्स नहीं बताया, मैंने एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स नहीं बताया, मैंने बाइडेंटेट नहीं बताया, मैंने ट्राइडेंटेट नहीं बताया, मैंने हेक्साडेंटेट नहीं बताया। डेंटेट का मतलब यहाँ पर दांत से ही है। एम्बिडेंटेट, डेंटेट का मतलब, अगर हेक्साडेंटेट कहते तो हेक्सा का मतलब 6, पेंटाडेंटेट कहते तो मतलब 5, टेट्राडेंटेट का मतलब 4, है ना। तो EDTA 4 नेगेटिव क्या होगा ये, जैसा ही कहते हैं ना EDTA 4 नेगेटिव आयन एक कोई लाइगेंड्स है, तो कौन सा है ये, है ना। तो आप कहोगे सर ये तो देखिए यहाँ पर एन आपका, ये आपका CH2, ये आपका CH2, एन के साथ 2 H लगे हुए हैं, इथाइलिन कहते हैं इसको, डाई एमाइन कहते हैं इसको। H यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया, इथाइलिन डाई एमाइन। एक NH2 इधर हो गया, एक NH2 इधर हो गया, इथाइलिन डाई एमाइन। H हटा रहा हूं यहां से, देखो एन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर क्या लिख रहा हूं मैं, CH2CO नेगेटिव, यहाँ क्या लिख रहा हूं CH2COO नेगेटिव, यहाँ क्या लिख रहा हूं CH2CO नेगेटिव, यहाँ क्या लिख रहा हूं CH2CO नेगेटिव। इथाइलिन एक E, डाई एमाइन 2N, टेट्रा एक और एक 2 और एक 3 और एक 4, टेट्रा एसीटेट। और माइनस -1 -2 -3 -4, 4 माइनस होगा। तो फुल फॉर्म क्या होगी, इथाइलिन इसको कहते हैं, डाई एमाइन इसको कहते हैं, टेट्रा एसीटेट इन चारों को कहते हैं। किस टाइप का लाइगेंड्स हो गया, हेक्साडेंटेट, क्योंकि इसके पास कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को है, 6। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 नॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को, तो क्या कहलाया, हेक्साडेंटेट। तो ये सारे मैंने नहीं लिखे, इन्हें मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि ये तो बैठ कर पढ़ने के हैं सिर्फ, इसमें ज्यादा ब्रेन लगाने वाली बात नहीं, ठीक है। पॉजिटिव लाइगेंड्स, नेगेटिव लाइगेंड्स, न्यूट्रल लाइगेंड, वो तो पढ़ना है केवल। नाम इसको कहते हैं अगर N3 नेगेटिव होता है। अच्छा मुझे N3H का नाम बताओ, कौन बताएगा N3H का नाम। एन यानी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस N3H के साथ करते थे तो प्राइमरी एमाइंस बनता था। तो आपके सिलेबस में 12th में थी सिमिट रिएक्शन, SCHMIDT रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन। तो सिमिट रिएक्शंस याद रखनी थी, क्या थी सिमिट रिएक्शंस, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस N3H के साथ करते हो तो आपका RNH2 बनता है, RNH2 बनता है। यानी रिएक्शंस ये थी आपकी, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका N3H है, ये आपका RNH2 बना, N2 गैस आपकी निकलती है यहाँ पे, और प्लस आपका CO2 गैस। तो ये रिएक्शंस थी आपकी, और इसको कहते हैं सिमिट रिएक्शन। और सिमिट रिएक्शंस में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस N3H के साथ करा रहे हैं। तो N3H क्या पढ़ा था आप लोगों ने, N3H को कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड, HYDRAZOIC, हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं। तो हाइड्रोजोइक एसिड से क्या किया आपने, H+ को आयन को हटा दिया, हटाने के बाद यहाँ क्या बना, एजाइड आयन कहलाता है, AZIDE, एजाइड आयन। तो एजाइड का क्या हटाएंगे, E हटाएंगे, क्या लिखेंगे, एजाइडो, क्या बन जाएगा, एजाइडो, AZIDO। ये क्या बना आपका, एमाइन। कौन सा मिलेगा पहले आपको डिक्शनरी में, एमाइन मिलेगा या एजाइडो, एमाइन पहले। नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट वाले का नाम लिखेंगे, लेफ्ट वाले में सबसे पहले लेफ्ट वाला अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर है तो उनमें भी नाम पहले लाइगेंड्स का लिखेंगे। तो पेंटा एमाइन, पेंटा
एमाइन, एजाइडो, कोबाल्ट, कितना, माइनस के 2 इसके पास है, माइनस का 1 इसके पास है, कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे आप, सल्फेट। आयन नहीं लिखना, वो तो मैंने चार्ट बताया बस वैसे ही, न्यूट्रल है बेटा ये। वो तो SO4 के पास 2 नेगेटिव होता है, तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बताया चार्ज, इसको माइनस के 2 माइनस के 1, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, पेंटा एमाइन, एजाइडो, कोबाल्ट, थर्ड सल्फेट। अगला नाम खुद बताएंगे, आराम से पहले CrH2O होल 4, Cl2, NO3, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि टाइम, बस जितना आप पढ़ाऊंगे, कोई जैसा मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, पढ़ते जाएंगे जब तक नहीं थकोगे आप, है ना। क्योंकि जब मैं नवोदय में, क्योंकि मेरी 5वीं गवर्नमेंट जॉब है जहाँ हूँ, जब मैं नवोदय में हुआ करता था तो रात के 9 बजे घुसता था क्लास में, बच्चों को लेकर 26 बच्चे हुआ करते थे, और सुबह ही 6 बजे निकलते थे हम। उसका नाम दिया था मैं जागरण क्लास। जागरण क्लास हफ्ते में एक बार ऐसी क्लास लिया करते थे जागरण क्लास के नाम से, हैं? और 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था IIT, 27 में से 6। आज भी वो बड़े गुणगान करते हैं, प्रयास त्यागी, उपेंद्र, रजत, शुभम गुप्ता, कब्बल ईदी, राजीव सैनी, हैं? नवोदय अंबेठा चांद तुम्हारे पास ही है, आरामपुर उधर ही है आराम। नाम बताओ इसका, पता तो वहीं से आ रहा रामपुर की डेली ध्यान लगाओ, ठीक है। दोनों पूरी ध्यान लगाओ, जहाँ जहाँ भी एडकेट निकल पूरा मैटर मिलेगा आपको। सपना देखना शुरू कर दो कि डॉक्टर बन गए बस, बन गए। और खासकर गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया प्रोफेशन है डॉक्टरी, सबसे बढ़िया। क्योंकि प्राइवेट में तो धक्के खाते फिर हो जाओ, बस में इधर से उधर, या अपनी कार में अपनी बाइक पे ना, वहाँ तो क्लिनिक पे जाना, उस लाइन लगी रहे पेशेंट की, है ना। भी कभी कभार फोन करके पूछ ले करेंगे कहाँ पे, क्योंकि उस टाइम तो हम भी बुढ़ापे तक चले जाएंगे ना, जब आप लोग डॉक्टर बन के आओगे ना, या सिर में दर्द हो रहा है ऐसा हो रहा है। क्योंकि सचिन प्रजापति 11वीं रैंक थी यहाँ से, जो मेरा सबसे टॉप का जो स्टूडेंट है, एम्स में MS कर रहा है फिलहाल, दिल्ली एम्स से MS। तो मैं तो वही सब देखता हूँ, और ऐसा ही था वो भी। वो ऐसा था जब खालिद सर ने, मोहम्मद खालिद यहाँ जूलॉजी का बहुत बड़ा टीचर हुआ है यहाँ से, तो बूढ़े हो चुके, वो बंद कर दिया उन्होंने। मोहम्मद खालिद से बड़ा कोई टीचर नहीं हुआ केमिस्ट्री का, उसका जूलॉजी का है उन दिनों जो। तो ऐसा था सचिन कि जैसे खालिद सर ने एक कान पढ़ा दिया, तो कान पढ़ाने के बाद तो खालिद, अब चलो भाई बस कान तो पूरा करा दिया, तो सचिन पूछता है सर दूसरा कान कल पढ़ेंगे। तो खालिद सर हंसते हंसते मेरे पास आए, पूरे हंस रहे हैं। चौधरी साहब रुको, तो चौधरी साहब सुनो, तो मैं कहा क्या हुआ। ये सचिन ने पूछ रहा कि एक कान आज पढ़ ले, दूसरा कान कल पढ़ेंगे क्या। मैं कहा, सर जो एक कान में वही दूसरे। तो इतने हंसे थे मैं, और हंसते हंसते मेरे क्लास में आए, सर देखो जरा कुछ ऐसा लड़का था, फिर 11वीं रैंक आई थी उसको, आई तो थी 2 साल में, देखो 12th करने के बाद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी एक ऐसा बच्चा जो यूं पूछ रहा होगा एक कान आज पढ़ लिया कल दूसरा, और वो 11वीं रैंक ला रहा हो, तो कितनी मेहनत करी होगी सबका, आप अंदाजा लगाइए सर। कमर तोड़ मेहनत। कमर तोड़ मेहनत का मतलब है कि जब तक आपकी कमर में पेन ना शुरू हो जाओ तब तक चेयर पर बैठे रहना है। फिर जहाँ दर्द शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा घूम लिए, टहल लिए, कुछ खा पी लिया, फिर लग गए। चलो नाम शुरू करो इधर का। एक तो एक्वा हो गया, डाई क्यों कह रहे हो जब 4 है। टेट्रा, टेट्रा एक्वा, एक्वा डाई क्लोराइडो, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, थर्ड नाइट्रेट। यस, ये ज्यादा नहीं इसमें से आना, इसमें से क्वेश्चन आ गया नवी आ गया, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि सभी करके जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आना है पक्का, जिसमें मैं जिसका क्वेश्चन आएगा उस पर मैं पूरा फोकस करूंगा, इस पे क्वेश्चन ही नहीं आना। इसे तो खुद भी घर बैठ कर मैं अगर सीट्स आप लोगों को थमा दूंगा, एक IUPAC का अलग से, और विद नाम दे दूंगा, तो पढ़ लेंगे बैठ के, उसमें क्या करना है ना, बस उसमें कोई बड़ी बात नहीं। टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, AQUA
डाई क्लोराइडो क्रोमियम क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट। अगला नाम क्या है फटाफट बताओ। अगला नाम है आपका CrNH3 5 CrNH3 5 CO3 Cl। बताओ फटाफट इसको। आपकी बार लड़कों का नंबर है, आप लोग बताओ आपकी बार इसका नाम। और लड़कियों का इस नाम, इससे अगले क्वेश्चन का बताना आप लोगों ने। आप लोग बताओ इसका। CrH2O होल 5 CrH2O होल 5 SCN ब्रैकेट बंद NO3 होल थ्राइस NO3 होल ट्वाइस। बताओ इसका नाम आप लोगों ने बताना बेटा। इधर गर्ल्स बताएंगे और इसे आप बताओ फटाफट बोलो। इसका नाम आप लोगों ने बोलो। इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहोगे। CO3 2 नेगेटिव को क्या बोलते हो, इसे क्या कहते हैं। कार्बोनेट। क्या बोलते हैं साहब, कार्बोनेट। कार्बोनेट का क्या हटाना, ई की जगह क्या लगाना, ओ। क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। क्लियर हुई बात। कितने अमाइन है, पेंटा। क्या कहोगे, पेंटा एमाइन। AMMINE होता है, ठीक है। पेंटा एमाइन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो क्रोमियम। कितना, क्रोमियम CO3 पे 2 है, Cl पे 1 है। कितना हो गया, थर्ड। क्रोमियम थर्ड क्या बना, क्लोराइड। बाद में क्या होगा ये, क्लोराइड एनायन है तो उसका नाम जोगा तो रहेगा, कभी इसमें भी क्लोराइडो कर दो, क्योंकि वहां अक्सर वो क्लोराइड को क्लोराइडो कर देगा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा एग्जाम में। तो क्लोराइड ये सिंपल है तो सिंपल ही रहेगा, इसके नाम में कुछ नहीं करना। स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है वो सिंपल आयन है तो उसका नाम सिंपल ही रहेगा। तो यहाँ क्या हुआ आपका, पेंटा एमाइन कार्बोनेटो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसका बोलो फटाफट। पेंटा एक्वा, नो नो आइसोसाइनाइड तो NC था, ये तो SCN है। थायोसाइनेटो, थायोसाइनेट कहते हैं तो थायोसाइनेट वाले। पेंटा एक्वा थायो साइनेटो क्रोमियम। कितना, क्रोमियम थर्ड, क्योंकि माइनस के 2 ये माइनस का 1 ये, क्रोमियम थर्ड। बाद में क्या लिखेंगे, नाइट्रेट। सिंपल क्या है आपका ये, नाइट्रेट। कर लेंगे आपको सिंपल के बाद। नेक्स्ट लिखिए, क्योंकि तो फिर प्रैक्टिस करना अगर बैठ के। जिसका मैं आप कहूंगा कि इसका क्वेश्चन आप लोगों को मिलना है तो उसको फोकस करना टॉपिक को, ठीक है। हाँ, जैसा आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आना है तो 100% आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आना तो आना है। एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म आएगा तो आएगा पक्का, बस ये। और एक क्वेश्चन BBT एंड CFT में से आएगा तो आएगा। यहां से क्वेश्चन नहीं बन पाता क्योंकि उधर CFT BBT अपने आप में दोनों थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर कैसे पता चलेगा, किस वजह से कलर होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो उधर इंपॉर्टेंट है दोनों थ्योरी। तो एक वहां से, एक आइसोमेरिज्म से, 3 ही क्वेश्चन आने इससे केवल। चौथा क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आते हैं। तो याद रखना है, कभी कभार अगर वो आइसोमेरिज्म को स्किप भी कर जाता है तो फिर ये सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वर्नर वगैरह के थ्योरी के, होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक के, या फिर कोई लाइगेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसा आ जाता है। तो ये ध्यान रखना। अगला टॉपिक लिखो, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
हाँ उदासीन का बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा आपका उदासीन। CO CN COCN होल थ्राइस NH3 होल ट्वाइस H2O। बस इसके बाहर कुछ नहीं। इसका नाम जो का तो लिखना होता है, ध्यान रखना होता है। इसके नाम में भी कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ एक जगह चेंज किया हुआ है, कौन सा 8 वहां पे जो लिखा उसमें बस। इसका नाम क्या होगा? ये आपका साइनो है, साइनो साइनाइडो मैंने क्या रखा, ध्यान रखना है। ये आपका एमाइन है और ये आपका एक्वा है। अल्फाबेटिकली कौन पहलाएगा? एमाइन। तो क्या होगा आपका डाई एमाइन एक्वा ट्राइसाइनो कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हुई। एक नाम अपने आप ये लिख दो भाई, आप लगाओ, बता इधर से बताओ बेटा। NH3 होल 3 Cl3 बोलो फटाफट। ट्राई ट्राई एमाइन ट्राई एमाइन ट्राई क्लोराइडो पाल्ट थर्ड। ठीक है, तीसरा टाइप क्लियर हो गया ये। चौथा लिखो फटाफट, चौथा इंपॉर्टेंट। ऐसे उतारो, आराम से उतारो, आराम से उतारो। एक नाम मुझे ये बताओ बेटा। अच्छा गर्ल्स से बैठे हैं आप लोग बताओ बेटा, एक नाम अलग से ये आया हुआ है क्वेश्चन से एक बार 2016 में। एक बार पूछा था क्वेश्चन। COEN होल ट्वाइस ONO CL, ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन से बेटा, बाहर CL, इसका नाम बताओ। ये सेकंड टाइप वाला है, सेकंड टाइप का एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसका नाम बताओ। EN क्या होता है? EN आपका इथाइलिन डाई अमाइन, एथेन 1,2 डाई अमाइन भी कहते हैं, इथाइलिन डाई अमाइन कहते हैं EN को। अगर किसी लाइगेंड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको कॉम्प्लेक्स लाइगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कॉम्प्लेक्स लाइगेंड। और क्या बोलते हैं उसे? बोलते हैं बिस। यहाँ क्या लिखा आपको? क्योंकि डाइना कह के सो क्या लिखते हैं? बिस लिखते हैं। और ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका क्या कहलाएगा? फ्लोराइड। तो ओ नाइट्राइटो कहलाएगा या नाइट, एक होता है नाइट्राइटो, एक होता है नाइट्रो। नाइट्रो नाइट्राइटो में क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपसे कहता हूं आपसे कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताइए, क्या होगा? CH3CH2ONO का आईयूपीएसी नेम। फिर मैं दूसरा कहता हूं, आप मुझे CH3CH2NO2 का आईयूपीएसी नाम बताओ। ऊपर वाला कंपाउंड लिखा है मैंने, एक लिखा ONO, एक लिखा NO2। एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स की बात हो रखी है। एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट का मतलब होता है O आपका नेगेटिव है, N के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड O है। जब O डोनेट करेगा तो बना क्या आपका? CH3CH2ON डबल बॉन्ड O, ये बना। जब N डोनेट करेगा तो CH3CH2NO2 बना। बट मैंने कहा कि इन दोनों के आईयूपीएसी नेम बताओ, क्या होगा? तो पता क्या होता है? इसे कहते हैं इथाइल नाइट्राइट। क्या कहते हैं इसको? इथाइल नाइट्राइट। देयर आर नो आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब आप कहोगे इसको बताओ, इसका कॉमन नाम है, और वो क्या है? इथाइल नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट है। और नीचे वाला का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोइथेन। इसका कॉमन नाम नहीं है, इसका आईयूपीएसी नाम ही है बस। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? बस आईयूपीएसी नाम ही हुआ, और वो हुआ आपका नाइट्रोइथेन। इसका आईयूपीएसी नेम नहीं है, इसका कॉमन नाम है, हो गया इथाइल नाइट्राइट। तो ये एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स है
और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ आता है? आइसोमेरिज्म। इसलिए उससे पहले आपको पढ़ने होंगे ये आज घर बैठ के आपको अच्छे से, क्योंकि आइसोमेरिज्म एक पूरे एक लेक्चर में आइसोमेरिज्म कराएंगे सलीके से, एक लेक्चर में कराएंगे वीबीटी एंड सीएफटी, ऐसे रखेंगे। चलो अब ऊपर वाले का नाम आपने लिखा नाइट्राइटो लिखा, नो ओ होता तो नाइट्रो लिखते, ये लिखा आपने नाइट्राइटो, क्लोराइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, 20 इसके ब्रैकेट में क्या लिखा? इथाइलिन डाइएमाइन। अगर एक NH2 होता है यानी आपका CH2NH2, अगर NH2 होता है A सिंगल M, अगर NH3 होता है तो A डबल M, ठीक है ना? एमाइन लिख रहे हैं ना, NH3 होल 5 NH3 होल 5, अगर NH3 है उसके लिए A डबल MINE लिख रहा हूं मैं, ये लिखा मैंने A डबल MINE। अगर NH2 है तो सिंगल M लिख रहा हूं, याद रखना ये बात। बिस इथाइलिन डाइएमाइन, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ऐसे ऑक्जेलेटो आ जाता है, ओवेक्स लिख देते हैं, ओवेक्स तो ऑक्जेलेटो, ईएन लिखा तो इथाइलिन डाइएमाइन, तो ये ऐसा भी नाम याद रखते हैं। ईएन को कहते हैं, ईएन की फुल फॉर्म होते हैं इथाइलिन डाइएमाइन, जहां भी कहीं ईएन शॉर्ट में लिखेंगे उसका मतलब इथाइलिन डाइएमाइन रहेगा, ठीक है। चलो तो चौथा लास्ट टाइप आपका है, फटाफट देखिए। लास्ट है आपका नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नेमिंग ऑफ ये उतार दिया, उतारो, अच्छा आपने हटा दिया, वो उतार दिया हमने, तो कुछ नहीं, तो पिछले वाले का था। नेक्स्ट हेडिंग आपका नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड in which both cationic and anionic, both cationic and anionic portion, both cationic and anionic portion are complexes, are complex, in which both cationic and anionic portion are complex, जिसमें दोनों ही स्फीयर आपके क्या है? कॉम्प्लेक्स स्फीयर है बेटा दोनों ही। PTCl2 PTCl4 पहला नाम आपका है PTCl2 PTCl4, ठीक है। अगर इसकी अलग से ऑक्सीजन नंबर निकालते इधर वाले पोर्शन से पीटी की ऑक्सीजन नंबर क्या होगी? 2, इधर से निकालते तो क्या होगी? 4, क्योंकि यहाँ 4 Cl है, दोनों की अलग अलग निकाली, इधर वाले पीटी की ऑक्सीजन नंबर +2, इधर वाले की ऑक्सीजन नंबर +4, फिर आपस में इनको बांधे रखना है, तो इसकी ऑक्सीजन नंबर इसको दे दो और इसकी इसको एक्सचेंज करना होता है, तभी बंधे रहते हैं आपस में। दो दोस्त अगर आप में घूमने जा रहे हैं ना कहीं, तो उन्हें अगर साथ साथ रहना होना रखना पड़े उन्हें साथ साथ, तो अपने बैग एक्सचेंज कर लो, तो अगर एक को आगे भी निकल गया तो इंतजार करेगा यार उसका, मेरा बैग उसके पास है, रुक जाएगा। अगर दोनों पर अपने बैग हैं तो निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं फिर तो यहाँ ये अगर दोनों आपस में बंधे हुए हैं तो इनके ऑक्सीजन नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज है। तो पहले इधर आपका क्या है? कैटायनिक पोर्शन है, इधर वाला क्या आपका? एनायनिक पोर्शन है। एनायनिक पोर्शन में मेटल के एंड में वो 8 लगाना याद रख, वो भूलना नहीं यहाँ भी। क्या कहोगे? डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, प्लेटिनम 4, फिर आपका टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है, प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर 2। प्लेटिनम की जगह अम हटाया, अम की जगह क्या लगा दिया? ATE लगा दिया। प्लेटिनम, इसमें प्लेटिनम था, UM की जगह ATE लगाया, प्लेटिनेट।
पी टी पी वाई होल फॉर, पी वाई क्या होता है, पिरिडीन, और पीटीसीएल फॉर, पिरिडीन का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों के, पाइरिडीन का फॉर्मूला याद है क्या, इसे पाइरिडीन बोलते हैं, देखो एन यहाँ लग जाएगा, हेट्रोएटम क्या हो गया, एन हो गया, ये लॉन फेरोइलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं इसको, पाइरिडीन कहते हैं। पाइरिडीन पे कोई चार्ज नजर आ रहा क्या, नहीं, न्यूट्रल है। अब जब ये न्यूट्रल है तो ऑक्सीजन नंबर की क्या होगी, 0, उसकी कितनी हुई उधर वाले की, 4, तो अब 0 4 तो आपस में नहीं बंधेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि एक पीटी की 0 और दूसरी पीटी की 4, पीटी तो कितने हैं, 2 पीटी बराबर 0 + 4, पता क्या कहते हैं, फिर दोनों दोस्त आपस में मिल लेते हैं, यार मेरे पास तो कुछ नहीं है यार, तेरे पास है सब कुछ, चलो आधा आधा खा लेते हैं और क्या होगा, तो दोनों को मिला है आपस में, तो पीटी बराबर क्या हो गया, अब एक पीटी के पास क्या हो गया, 2, तो दोनों पीटी पे क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशंस कहीं हो कि एक के पास बेचारे के कुछ ना हो और दूसरे के पास हो, तो क्या कहेगा, अरे चल दोनों आधा आधा, तो ये दोनों पीटी क्या करेंगे, है ना, हाफ हाफ, चिंता ना करो, तुम्हारे अमरूद खा के जाएंगे सभी हमें हमारे अमरूद बचेंगे नहीं, आप बेफिक्र रहो। नाम बोलो, टेट्रापाइरिडिन, टेट्रापाइरिडिन, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये तो सेकंड होगी, यहाँ टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, सेकंड आपका, ठीक है, समझ गए बात तो, चलो अच्छा आगे करो एक, ये नाम अपने आप लिखो बस, लड़के लोग बताएंगे इस नाम को, लास्ट है ये आप लोगों के लिए, आगे चलो फिर, क्यों नहीं बोल रहे आप लोग, इतना क्यों शर्मा रहे हो, आप शर्मीले से लगते हो क्या इतने, ये शर्मीले नहीं, शर्मीले तो नहीं होते लड़के, है ना, होते हैं। आज आपकी फ्रेंड नहीं आई क्या, अकेले बैठे आप, फ्रेंड है नहीं कोई आपके, तो अकेले क्यों बिठा रखी, जब 3 तुम बैठे तो उसे भी अपने पास बिठाए, अच्छा तुम्हारा भी नहीं मिलेगा, पहले इसका नाम बताने दो इन्हें, बोलो बोलो, चलो इसका लिख दो, नाम लिखो आप, ये नहीं बताने के तुम्हें बताना पड़ेगा ये तो चिंता ना करो, तो पूरा होशियार होगा कुछ दिनों बाद, है ना, जो चैप्टर मैं कराऊंगा उनके क्वेश्चंस मैं तुम्हें, क्योंकि कॉन्टेक्ट में तो रहेंगे ही, जैसे पेपर आ जाता है ना नीट का, जिस दिन पेपर आ जाता है तो ग्रुप में डाल देंगे आप लोगों के सामने, देखो इतने चैप्टर मैंने कराए थे, इतने क्वेश्चंस मेरे कराए भी है, ठीक है, सर हो गया, हेक्सामाइन, हेक्सामाइन ये रस्मी कहेंगे, वो तो फिरेट तो उधर वाला होगा, क्योंकि एनायन तो हमेशा राइट में रहेगा, कैटायन हमेशा लेफ्ट में रहेगा, अगर कैटायंस में मेटल है तो उसका नाम एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, है ना, तो यहाँ आपने क्या कहा, हेक्सा एमाइन है, नो, आयरन, हेक्सा एमाइन, आयरन, थर्ड, उधर क्या कहोगे, हेक्सा साइनो या साइनाइडो, एक ही बात है, कोई नहीं, हेक्सा साइनो या साइनाइडो, ठीक है, फिरेट थर्ड, ये तो बात आपको समझ आ गई, लेकिन अगर नाम वैसे लिखना होता तो यहाँ आयरन लिखेंगे इसका, क्रोमियम जो का तो आयरन जो का तो कोबाल्ट जो का तो निकिल जो का तो नाम लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ एफ का आयरन लिखते हैं, एफ का नाम आयरन लिखते, बस इतना तो हो गया, आगे चलो, आइसोमेरिज्म हेडिंग डालो फटाफट, और इंपॉर्टेंट लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर आज कराएंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कल के लेक्चर में करेंगे, आज केवल स्ट्रक्चरल कराएंगे, ठीक है, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के पीछे की हिस्ट्री बताओ, आइसोमेरिज्म का डिस्कवरर कौन है, समावयवता,
समावयवता। समावयवी जो होते हैं ना, जिनमें समान अवयव होते हैं, समान अवयव, समान कंपोनेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समावयवी, समावयवी कहते हैं ना। और इसको कहते हैं समावयवता। समावयवता को देने वाला कौन था? किसने दी थी समावयवता? अच्छा, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? ये ऐसी सी बात नहीं पढ़ते शायद आप हैं। अच्छा, सही बात है, ये नीट में नहीं आती है ना। हैं? हाँ, ये नाम ऐसे ही है तो फिर वो फादर। आइसोमेरिज्म आपका हेडिंग है। और हाँ, आइसोमेरिज्म बिल्कुल होना ही यही चाहिए। स्टूडेंट्स को वही स्टूडेंट कामयाब होता है जो मतलबी होता है ना। हाँ, वही स्टूडेंट कामयाब होता है। और जो किसी ने कहा यार क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, चल कहीं घूम कर ना, चल ना, अरे 3 घंटे कहीं रखो मुझे क्या, चल भाई, है ना। तो वो नहीं, अगर कोई कह रहा, बल्कि पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं घर पे हूँ भी या नहीं। नहीं तो हम क्या आया, अगर कोई आया कुछ कर रहा नहीं तो या आज अभी मार्केट तक चलना है, चले तो इजीली अवेलेबल नहीं होना। इजीली अवेलेबल होने का मतलब है मूर्ख कहलाना, क्योंकि फिर हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यूलेस है। हम इजीली अवेलेबल हो गए तो अपनी वैल्यू बनानी है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के पीछे की कहानी क्या थी? किसने आइसोमेरिज्म, यानी एक साइंटिस्ट हुआ है जैकब बर्जीलियस, पढ़ा ना बर्जीलियस, पढ़ा था ना बर्जीलियस। बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब जैसा फॉर्मिक एसिड बना था उस टाइम, फॉर्मिक एसिड किससे बना था? फॉर्मिका से। फॉर्मिका किसको कहते हैं? रेड आंट को कहते हैं। लाल चींटी को जब काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में, तो दर्द होता है। तो फॉर्मिका किससे बना था? फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड। उसके बाद फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किससे बना था? एसिटम से। एसिटम क्या था? विनेगर, सिरका। तो सिरके से एसिटिक एसिड बना। फिर आपका था मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किसमें मिलता है सबसे ज्यादा? मैलम में। मैलम क्या है? MALUM क्या है? मैलम कहते हैं सेब को, ग्रीक में। वो वहां एथेंस वाले मैलम कहते हैं, हम सेब कहते हैं, अंग्रेज एप्पल बोलते हैं। तो लेकिन वहां मैलम कहते थे। मैलिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? नींबू में, लेमन्स में। और वो किससे बना था? साइट्रस से। कैफ्रिक एसिड पड़ा? कैफ्रिक, कैफर, कैफर किसे कहते हैं? कैफर, वो तो कैम्फर होता है। एक होता है कैफर। कैफर कहते हैं बकरी को, गोट को कहते हैं कैफर। तो गोट के मीट में कैफ्रिक एसिड मिलता है। तो यानी वो सारे के सारे क्या, नेचुरल सोर्सेस हैं टोटल। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, कैफर जैसे गोट, तो गोट उसमें मिलता है, कैफ्रिक एसिड मिलता है, तो नेचुरल सोर्स से मिले थे सारे। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्जीलियस के टाइम में लैब में नहीं बनाया गया था, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसने अपनी थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। और वो थ्योरी हमें बताती है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको सभी को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे हमें, यानी जिंदा जीवधारियों से मिलेंगे। और कोई डेड अगर चीज है उससे हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो उसका स्टूडेंट कौन था? उसका स्टूडेंट था फ्रेडरिक वॉलर। वॉलर क्या कर रहा था? NH4CnO को हीट कर रहा था। अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट की केमिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था वॉलर। तो इसे हीट कर रहा था, हीट करके कुछ बनाना और चाह रहा होगा। तो जैसे जो कंपाउंड बना, बनने के बाद उसका एलिमेंटल एनालिसिस किया, मोलिकुलर वेट डिटरमाइन किया, उसका अणुभार देखा कितना है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये सब बात स्टडी करते हैं। अब एक दिन में तो कोई खोज नहीं होती, एक दिन में डिस्कवरी तो कोई नहीं होती। तो उसने क्या देखा यहाँ की, वो तो यूरिया है। क्या बना था? यूरिया। और यूरिया कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसने कहा, बोल रहे हैं बर्जीलियस तक, देखो सर मैंने तो इसको यूरिया लेबोरेटरी के अंदर बना दिया, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो उसने उसको उस टाइम लैब से अपना बाहर कर दिया था। जा भाग, तो पागल है, मैंने तो इतनी मेहनत के बाद एक थ्योरी दी, तूने मेरी थ्योरी बेकार कर दी। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी,
रिजेक्ट होगी थी किसके द्वारा, बोहलर के द्वारा। तो लैब से निकाल दिया, लैब से निकालने के बाद बेचारा फिर रहा था इधर उधर, बट वो इस घटना को नाम नहीं दे पाया था, इस घटना का नाम क्या। दोनों में देखते हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। तो दोज कंपाउंड विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नोन एज द आइसोमर। आइसो का मतलब सेम और मर का मतलब मिरोज से बनता है, आइसो का मतलब सेम। ये दोनों क्या है आपस में, आइसोमर है। ये दोनों आपके आइसो का मतलब होता है सेम, और मर जो लिया गया वो मिरोज से लिया गया, MEROS। मिरोज कहते हैं पार्ट को, मिरोज से बना मर, और मर का मतलब होता है पार्ट, और आइसो का मतलब सेम। इसमें सेम पार्ट हो, उन्हें कहते हैं आइसोमर, कहते हैं उन्हें कहते हैं समावयवी। अगर हिंदी में समावयवी कह रहे हैं समावयवी को अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो समा का मतलब समान, और अवयव, अवयव कहते हैं घटक को, इनमें समान घटक होते हैं उसे कहते हैं समावयवी, समान अवयव हैं तो समावयवी। और आइसो का मतलब सेम, और मर का मतलब पार्ट्स हैं, समान पार्ट्स हैं तो आइसोमर। तो आइसोमर इंग्लिश में हो गया और समावयवी हिंदी में हो गया, तो ये आइसोमर कहलाए। और इस घटना को नाम दिया था बर्जीलियस ने, फिर नाम दिया था, क्योंकि जब बर्जीलियस ने सोचा यार देख तो लो, वैसे ही मुझे पागल बना के चला गया, कुछ उसने करा भी ऐसा। तो फिर बर्जीलियस ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, रिपीट करने के बाद सही पाया, सही पाने के बाद फिर आइसोमेरिज्म नाम देने वाला कौन था, बर्जीलियस, और डिस्कवरी करने वाला कौन था, वोहलर। इस घटना का पता वोहलर ने लगाया था, और घटना के बारे में नॉलेज देने वाला जो था फिर वो बर्जीलियस ने नाम दिया था आइसोमेरिज्म। द फिनोमिना आइसोमेरिज्म डिस्कवर्ड बाय द बर्जीलियस। और ये यूरिया डिस्कवर्ड किया गया था वोहलर के द्वारा, और घटना जो दी गई थी किसके द्वारा, बर्जीलियस के द्वारा, BERZILUS, बर्जीलियस। चलो खैर आगे इसमें लिखिए, अब आइसोमेरिज्म के बारे में लिखिए। आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म के पीछे यहाँ से इवेंट ऐसे शुरू हुई थी आइसोमेरिज्म। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अपने उस लिखो थोड़ी सी बात, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स which have the same molecular formula, which have the same molecular formula, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन जहां वर्ड लिखते हैं वहां कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं आप, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स, बट अरेंजमेंट, व्यवस्था जिसे कहते हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ लाइगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल, अराउंड द सेंट्रल मेटल आर डिफर, are comma are called isomers, are called isomers. And this phenomena around the central metal are differ, comma are called isomers, are called isomers। यानी उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट उनमें जो अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल है वो डिफरेंट हो, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, आइसोमर्स कहेंगे। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। हमें टू टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़नी है बेटा, इसको एक को तो आज फिनिश करेंगे, बी को कल पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बी पार्ट आपका है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल STRUCTURAL, CTURAL, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर में ई हटा के AL लगा देते हैं बस, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म,
स्टीरियो कल पढ़ेंगे। स्टीरियो में भी क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान से रखेंगे, दो बात पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टोटल हम 3 पार्ट पढ़ेंगे बेटा। टोटल कितने पार्ट पढ़ेंगे? 3 बस। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट होगा, दूसरा पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का होगा, तीसरा पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक क्वेश्चन 100% एक क्या दो भी आ सकते हैं, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालना है बेटा, इसके बारे में पढ़ना है थोड़ा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसे कहते हैं बेटा संरचनात्मक, संरचनात्मक समावयवता, समावयवता। ठीक है बेटा, इस संरचना डिफर होती है, संरचनात्मक समावयवता भी कहते हैं इसको ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को संरचनात्मक समावयवता भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में लिखो थोड़ा सा बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में लिखो थोड़ा। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, the coordination compounds which having, the coordination compounds which having the same molecular formula, the coordination compounds which having the same molecular formula, यानी अणुसूत्र समान होता है, same molecular formula, but but different structural arrangement, but different structural arrangement of ligands, but different arrangement of ligands are called structural isomers, are called structural isomers. And this phenomena कहते हैं घटना को, PHENOMENON, phenomenon बोलते हैं। And this phenomena is called structural isomerism. आपको कुछ नहीं इसमें ऐसे ये डेफिनेशंस आपको याद नहीं रखनी, सीधी सी बात है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहना ही रहना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद जब स्ट्रक्चर की बात आई तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगी, और स्ट्रक्चर डिफरेंट कब होगी? जब लाइगेंड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का होगा। तो अगर लाइगेंड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप से होगा तो वो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएगा। तो एक लाइन में एक बात याद रखनी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर सेम लिखना है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बराबर डिफर करना। तो जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है तो इसके अलग से शॉर्ट नोट अपने दिमाग में रखने के लिए अलग से लिखते हैं। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात आती है, MF बराबर आपको लिखना सेम, और स्ट्रक्चर आपकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो आपका होगा उसे क्या कहेंगे आप? डिफर। बस ये दो बात याद रखनी बेटा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका अणुसूत्र क्या होगा? सेम होगा, जो संरचनात्मक व्यवस्था होगी वो क्या होगी? वो भिन्न होगी, वो डिफर। तो इसको ही हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। तो जो वर्ड यहाँ लिखा जाएगा ना, जो वर्ड यहाँ लिख दिया है वो वर्ड डिफरेंट होगा बस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर किसी का सेम होगा, क्योंकि तभी वो समावयवी कहलाएगा जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। बट आप अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर भिन्न होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो वो अलग मैटर पढ़ेंगे। फिर यहाँ लिखो, इसके 4 टाइप हैं, चारों टाइप लिखो फटाफट। पहला लिखो ए करके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ए पार्ट, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ब्रैकेट के नाम आयनन समावयवता, आयनाइजेशन
आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्या कह रहे हैं इसको, हम क्या कहते हैं, आयनन समावेवता। तो आयनन समावेवता के लिए कंडीशंस याद रखो क्या होगी, है ना। कंडीशंस क्या होगी, क्या हो, आयनाइजेशन, देखो कंडीशंस क्या होगी, यहां से आप लोगों को डेफिनेशंस बनानी, कैसे बनाओगे डेफिनेशंस। मैं लिख रहा हूं तुम्हारे सामने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसके बारे में आपको डेफिनेशंस खुद सोचने की कैसे बनाए। मैं लिख रहा हूं CrH2O होल 5 Br, और यहां लिख रहा हूं मैं SO4, ये आपका एनायन है, ये आपका एनायन है, ये आपका एनायन है, इन दोनों का एक्सचेंज कर रहा हूं, दोनों क्या कर रहा हूं, एक्सचेंज कर रहा हूं। एंड करके यहां लिख रहा हूं CrH2O होल 5 SO4 ब्रैकेट बंद, यहां क्या लिखा मैंने, Br। तो अंदर एनायन, जो एनायन बाहर था वो तो अंदर चला गया, जो अंदर था एनायन वो बाहर आ गया, यानी एक्सचेंज किसका किया, एनायन का एक्सचेंज किया। अगर इन दोनों एनायंस को आपस में एक्सचेंज कर रहे हो आप, तो क्या बन रहा है, वो वाली स्ट्रक्चर बन रही है। अगर उस इस इन आयंस को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये वाली स्ट्रक्चर बन रही है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग हो गया, अरेंजमेंट क्या हो गया, दोनों का अलग अलग है। एक स्ट्रक्चर में तो Br Cr के साथ जुड़ रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, दूसरे स्ट्रक्चर्स में SO4 जुड़ रहा है किससे, Cr से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो एक बार जुड़ा Br, दूसरी बार जुड़ा SO4। नाम तो बता ही सकते हैं आप, Cr की ऑक्सीडेशन नंबर तो बता सकते हैं, कितनी है Cr की ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें नंबर सेम ही रहेगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितनी होनी चाहिए, बताओ कितनी होगी, 3, क्योंकि SO4 के ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव है, Br पे सिंगल नेगेटिव है, तो यानी टोटल नेगेटिव चार्ज आपका 3 है। तो Br पे सिंगल नेगेटिव, SO4 पे 2 नेगेटिव, आपका टोटल चार्ज आपका माइनस के 3 हो। तो ये CrH2O होल 5 BrSO4। तो आप सोचियो कि आपने, यानी ये आपने ऐसे सोचना कि इस इस टाइप की आइसोमेरिज्म, आप खुद सोचिए, मैं क्या कहता हूं, इस टाइप की आइसोमेरिज्म कब उत्पन्न होगी, यानी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब उत्पन्न हुई, इस टाइप की आइसोमेरिज्म तब उत्पन्न हुई जब, इसको क्या कहता हूं मैं, इसको कहता हूं कॉम्प्लेक्स स्फीयर, याद रखेंगे, ऊपर लिख रहा हूं करके यहां, इसे कहते हैं हमेशा कॉम्प्लेक्स स्फीयर। इसको कहता हूं, इस वाले को SO4 को आयनाइजेशन, आयनाइजेशन स्फीयर, दोनों बात याद रखनी है, लिखें। एक को क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर, एक को क्या कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। इल्मा बता, लैंग्वेज बता क्या बोलेगी फिर इसके बारे में। यानी एक एनायन आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर में, एक एनायन आपका आयनाइजेशन स्फीयर में। आयनाइजेशन, उसको उस स्फीयर को आयनाइजेशन कहा जो आयनाइजेशन पर एनायन दे रहा हो, यानी वो बाहर हो जाएगी उससे, क्योंकि जब इसका आयनाइजेशन करोगे तो SO4 बाहर हो जाएगा, और जब उसका आयनाइजेशन हो गया, उसका आयनन हो गया, तो समझ लीजिए क्या कहलाया, आयनाइजेशन स्फीयर कहलाया। तो बाहर वाले स्फीयर को जो आयन सेपरेट हो जाएगा, जो आयन अलग हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। और जो आयन बाहर नहीं जाएगा उसको कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट तो हमेशा कॉम्प्लेक्स स्फीयर रहेगा, उसके बाहर जो आपका एनायन है वो कहलाएगा आयनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा। तो दोनों स्फीयर आपको याद रखने, दोनों पोर्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि आपको ये बताना है, खुद बोलना कि इस प्रकार की समावता कब उत्पन्न होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस प्रकार की आइसोमेरिज्म तब उत्पन्न होती है जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर का एनायन आयनाइजेशन स्फीयर के एनायन के साथ एक्सचेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना, दोनों एनायंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, SO4 Br के साथ एक्सचेंज हो रहा है, Br नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, दोनों एनायन है, दोनों एनायन एक्सचेंज हो रहे हैं। Br कहां बाहर, SO4 का अंदर चल रहा है, तो दोनों के स्फीयर चेंज हो रहे हैं। यानी ये यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ध्यान क्या कह रहा हूं मैं इसको, SO4 किस में है, आयनाइजेशन स्फीयर में है, Br किस में है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर में है,
अगले वाले में SO4 किस में चला गया, कॉम्प्लेक्स स्फीयर में, Br किस में चला गया, आयनाइजेशन स्फीयर में। तो दोनों एनायन आपस में एक्सचेंज हो गए। तो अब लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज, लिख दो। सिंपल लैंग्वेज लिखा करते, बुक की लैंग्वेज नहीं लिखा करते कभी। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हेडिंग डाल दिया आपने, डाल देना, लिखो इसमें। ये समझने के लिए ऐसे लिखा, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arise, ARISES, arise when anion of complex sphere, anion of complex sphere, anion of complex, anion of complex sphere exchange with the anion of ionization sphere, arise when anion of complex sphere, है ना, exchange with the anion of ionization sphere, ionization sphere मैंने लिखा हुआ वहां पे आयनाइजेशन स्फीयर। क्लियर हुई बात। आयनाइजेशन स्फीयर में आपको पता चल गया, कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी पता चल गया। कब अराइज होगी इस टाइप के आइसोमेरिज्म, जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर का एनायंस आयनाइजेशन स्फीयर के एनायन के साथ एक्सचेंज होगा। बस याद रखनी है बात आपको, ठीक है। एक करा रहा हूँ बस, देखिए मुझे बताओ, कल करा देंगे। सिर्फ इसको बताओ, ये मैं जानना चाह रहा कि आयनाइजेशन साइज में शो करेगा क्या ये, CrNH3 होल 4 Br2। आई में जानना चाह रहा कि ये आयनाइजेशन स्टेट आइसोमेर शो करेगा या नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन टेस्ट में मैं ऐसे पूछूंगा, टेस्ट में क्या एग्जाम में भी ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो मैंने कहा क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा, बताओ फटाफट। ये आयनाइजेशन आइसोमेर शो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि Br एनायन है, IB एनायन है। अगर दोनों स्फीयर में एनायन प्रेजेंट हैं तो आयनाइजेशन आइसोमेर शो करेगा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। बाकी तीन जो पोर्शन है कल करेंगे। और मैं जो भेजता रहूंगा उधर पढ़ते रहेंगे, है ना, अलग से भी दूंगा मैं आप लोगों के पीछे। चल कहाँ रहे, हाँ चल। No, debe ser secundaria, pero no debe ser. Ahora, digamos, ahora, ahora,